नीलम रोते हुए देवकी जी को सारी बात बता देती है। श्रेया और देवकी जी नीलम के मुंह से निशांत के जेल जाने की बात सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। देवकी जी नीलम से बोलती हैं, चल अभी चल, हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। वे लोग कैसे बिना कोई गलती के निशांत को जेल में डाल सकते हैं। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं उनसे बात करूंगी। नीलम बोलती है, हाँ माँ, चलिए चलते हैं। वे दोनों जाने लगती है, पर श्रेया उन्हें पीछे से आवाज लगाकर रोक देती है। वे फिर देवकी जी से बोलती है, माँ, आप यहीं रुको, मैं भाभी के साथ जाती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि भैया को मैं जेल से निकलवा करके ही रहूंगी। भैया को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप घर पर ही रहो, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं आपको कॉल करके बताती रहूंगी। देवकी जी बोलती हैं, पर तेरे जाने पर भी उन लोगों ने निशांत को नहीं छोड़ा तो? श्रेया बोलती है, छोड़ेंगे माँ, जरूर छोड़ेंगे। आप घर पर ही रुको, मैं भाभी के साथ जाती हूँ। इतना बोलकर श्रेया और नीलम वहां से निकल जाती हैं। देवकी जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती हैं। उन्हें बहुत ही चिंता हो रही थी निशांत की। थोड़ी देर के बाद नीलम और श्रेया पुलिस स्टेशन पहुंचती है। दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। नीलम जल्दी से जेल तक जाती है और अंदर की तरफ देखती है। अंदर निशांत बेहोश पड़ा था। उसे बहुत ही मारा गया था और उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। श्रेया भी वहां आ जाती है और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुस्से में बोलती है, मेरे भैया को इतना किसने मारा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? एक पुलिस वाला नीलम और श्रेया को देखकर गुस्से में बोलता है, इन दोनों को अंदर किसने आने दिया? अभी निकालो दोनों को पुलिस स्टेशन के बाहर। श्रेया उस पुलिस वाले की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को बिना गलती के यहाँ लाने की और इतनी बुरी तरह से मारने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी कभी मेरे भैया को छोड़ो और उन्हें जेल से बाहर निकालो, वरना अच्छा नहीं होगा। वे पुलिस वाला श्रेया को ऊपर से नीचे की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता ए है कौन तू जो मुझे धमकी देने की गलती कर रही है? तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? और तेरा ये भाई, इसे तो अभी और मार पड़ने वाली है। अभी तो ये बेहोश हो गया है, पर एक बार इसे होश में आने दे, फिर इसे इतना मारूंगा कि इसकी जान चली जाएगी। ये रोनित सर के बंगले में जाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। रोनित सर ने इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाया है। ये तो अब इसी जेल में मरेगा और तुम दोनों अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों के साथ क्या होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। श्रेया उस पुलिस वाले की बात सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और उसे उंगली दिखाकर बोलती है, मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ कि मेरे भैया को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी और फिर तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। वे पुलिस वाला श्रेया की बात सुनकर हंसने लगता है और आसपास के लोग भी ये सुनकर हंसने लगते हैं। श्रेया उन दोनों को गुस्से में देखती है। वे पुलिस वाला श्रेया से बोलता है, अच्छा, तू मुझे सस्पेंड करवाएगी? अरे, है कौन तू मुझे सस्पेंड करवा सके? मैं रोनित सर के लिए काम करता हूँ। उनके इशारे पर ये पूरा शहर और यहाँ के सिस्टम चलती है। चल, मैं भी देखता हूँ कि तू क्या कर सकती है। नीलम रोते हुए उस पुलिस वाले के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, उन्हें इलाज की जरूरत है, वरना वे मर जाएंगे। वे पुलिस वाला हंसते हुए बोलता है, उसे मारने के लिए ही तो लाए हैं। चलो निकलो दोनों यहाँ से। नीलम बेपसी भरी नजरों से श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया नीलम से बोलती है, भाभी 1 मिनट में अभी आई। इतना बोलकर वे पुलिस स्टेशन के बाहर चली जाती है और किसी को कॉल लगाती है। थोड़ी देर के बाद वे वापस पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। करीब 2 मिनट के बाद उस पुलिस वाले को कॉल आता है। वे नंबर देखकर घबराते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये तो चीफ मिनिस्टर सर का कॉल आ रहा है। वे फिर जल्दी से कॉल उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से कुछ आवाज आती है। वे पुलिस वाला अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरी अगर नौकरी चली जाएगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, प्लीज सर। उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था। 5 मिनट कॉल पर बात करने के बाद वे कॉल रख देता है और अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है। श्रेया उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को देख रही थी। वे पुलिस वाला फिर श्रेया की तरफ देखकर उसके सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और घुटने पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था आपके बारे में। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी आपके भाई को हॉस्पिटल तक पहुंचा देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मैडम,
श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे बोलती है, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी और यही तुम्हारी सजा है कि अब तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें। अब जाओ अपने रोनित सर के पास और उसे जाकर बोलो, अगर वे तुम्हारी नौकरी दोबारा तुम्हें दिलवा सकता है तो दिलवा कर दिखा दे। वे पुलिस वाला श्रेया की बात सुनकर अपना सर झुका लेता है। तभी कुछ गार्ड्स पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं। हवलदार गार्ड को देखकर जल्दी से जेल का दरवाजा खोल देता है। गार्ड्स फिर जेल के अंदर जाते हैं और श्रेया के भाई को उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। श्रेया फिर नीलम से बोलती है, चलिए भाभी, अभी हॉस्पिटल चलना है। नीलम उसकी बात सुनकर उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। नीलम और श्रेया हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। वे दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती हैं, वहां डॉक्टर की टीम पहले से ही मौजूद थी। निशांत को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट किया जाता है। वहीं रुद्र के आदमी भी हॉस्पिटल में चारों तरफ मौजूद थे। नीलम श्रेया से बोलती है, ये सब कैसे हुआ? तूने किसे कॉल किया था? और वे पुलिस वाला, उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये गार्ड्स, ये सब कौन है? इन्हें किसने भेजा? श्रेया नीलम से बोलती है, भाभी आप इस बारे में मत सोचो, मैं आपको आराम से बताऊंगी। इस समय भैया ठीक नहीं है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। नीलम फिर खामोश हो जाती है और वहीं बेंच पर बैठ जाती है। तभी देवकी जी का कॉल आता है। श्रेया देवकी जी का नंबर देखकर जल्दी से कॉल उठाकर हेलो बोलती है। देवकी जी बोलती हैं, श्रेया तुम लोग ठीक हो ना? और निशांत कैसा है? तूने कॉल नहीं किया तो मुझे चिंता हो रही थी। पुलिस वालों ने उसे छोड़ा या नहीं? मैं आऊँ क्या वहाँ? श्रेया देवकी जी से बोलती है, माँ आप पहले शांत हो जाइए, इतना चिंता मत कीजिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई अब जेल में नहीं है, उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं। देवकी जी श्रेया की ये बात सुनकर और परेशान होते हुए बोलती हैं, क्या? हॉस्पिटल? पर क्यों? हुआ क्या है निशांत को? वे ठीक है ना? श्रेया बोलती है, हाँ माँ, उन लोगों ने भाई को मारा था और वे बेहोश हो गए थे, पर अभी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो माँ। देवकी जी ये सुनकर खामोश हो जाती हैं। श्रेया फिर उनसे आगे बोलती है, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर वे कॉल कट कर देती है। तभी एक आदमी श्रेया के पास आकर बोलता है, हेलो मैडम, मेरा नाम विक्रम है। मैं रुद्र सर का खास आदमी हूँ। मैं सारे बॉडीगार्ड को हैंडल करता हूँ। मैं आपको ये बताने आया था कि सारे बॉडीगार्ड 24 घंटे इस हॉस्पिटल में चारों तरफ तैनात रहेंगे। आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र सर का ऑर्डर है कि आपको अकेला ना छोड़ा जाए। चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप रिलैक्स हो जाइए। रुद्र का नाम सुनकर श्रेया की आंखें भर आती है। वे विक्रम से बोलती है, ठीक है आप जाइए, मैं ठीक हूँ। विक्रम फिर वहां से चला जाता है। श्रेया फिर रुद्र को कॉल लगाती है। रुद्र एक रिंग के बाद ही उसका कॉल उठा लेता है। श्रेया मुस्कुराकर उससे बोलती है, लगता है आप मेरे ही कॉल का वेट कर रहे थे। रुद्र के होठों पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। वे मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था। वैसे मेरे आदमी तुम्हारे पल पल की खबर मुझे दे रहे हैं, पर मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। मेरे आदमियों ने बताया कि तुम कितनी टेंशन में आ गई थी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था उस पुलिस वाले को जिंदा गाड़ दूं, पर मैंने सिर्फ उसे सस्पेंड करवाया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसे उसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। उसने बदतमीजी की थी ना तुम्हारे साथ। श्रेया बोलती है, नहीं रुद्र जी, उसे उसका सबक मिल चुका है। अब आप कुछ मत कीजिएगा। और थैंक यू रुद्र जी, एक बार में ही आपने सब कुछ ठीक कर दिया। रुद्र उसके मुंह से थैंक यू सुनकर नाराजगी के साथ बोलता है, क्या तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? मैंने सब ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता, और तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? तुम्हारा परिवार मेरे परिवार जैसा है। तो अब अपनी सजा सुनो। श्रेया बोलती है, सजा? कैसी सजा? रुद्र बोलता है, थैंक यू बोलने की सजा। तुम 100 बार मुझे सॉरी लिख कर दोगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है। रुद्र बोलता है, तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? श्रेया बोलती है, कुछ नहीं, मैं आपको सॉरी टाइप करके 100 बार दे दूंगी। रुद्र बोलता है, ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ। श्रेया बोलती है, हाँ ठीक है, अब मैं रखती हूँ। इतना बोलकर वे कॉल रख देती है। डॉक्टर फिर बाहर आते हैं। श्रेया और नीलम डॉक्टर के पास चली जाती हैं। डॉक्टर श्रेया से बोलते हैं, मैडम
अब आपके भाई बिल्कुल ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें हम वीआईपी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां सारी फैसिलिटीज मौजूद है। आपके भाई 2 दिन में ही चलने लगेंगे। श्रेया डॉक्टर को मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। डॉक्टर फिर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह निशांत को होश आता है। वे अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है। उसके सामने नीलम, श्रेया और देवकी जी मौजूद थे। निशांत नीलम से बोलता है, मैं तो जेल में था, फिर यहाँ कैसे आया? और ये कौन सी जगह है? नीलम निशांत के पास जाकर उसका हाथ प्यार से थामकर बोलती है, निशांत, चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम हॉस्पिटल में हो। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस पुलिस वाले को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ और घर आ जाओ। निशांत नीलम की ये बात सुनकर हैरानी से बोलता है, पर ये सब हुआ कैसे? नीलम उसे सारी बात बता देती है। निशांत फिर श्रेया की तरफ देखता है और उससे पूछता है, श्रेया, तूने कैसे किया ये सब? किसे कॉल किया था तूने? श्रेया बोलती है, भाई मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ठीक हो जाओ, घर आ जाओ, फिर आपको आराम से मैं सारी बात बताऊंगी। देवकी जी भी निशांत से बोलती हैं, हाँ निशांत, बेटा तू पहले ठीक हो जा, बातें बाद में होती रहेगी। निशांत फिर कुछ नहीं बोलता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सभी बाहर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर रोनित और उसके आदमी खड़े थे। रोनित के हाथ में बड़ा सा फूल का गुलदस्ता था। वे मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है। रोनित को देखकर निशांत, नीलम, देवकी जी और श्रेया की आंखों में गुस्सा उतर आता है। रोनित अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए अंदर आकर फूल का गुलदस्ता निशांत के सामने बढ़ाकर बोलता है, साले साहब, ये फूल आया है आपके लिए। वे फिर निशांत को ऊपर से नीचे एक नजर देखते हुए बोलता है, कितनी बुरी तरह से मारा ना उन पुलिस वालों ने आपको। कितने बुरे हैं ना वे लोग। मैंने तो बस इतना कहा था कि आपको एक रात जेल में डालने को, पर उन लोगों ने आपको मारा। आप मुझे माफ कीजिएगा, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता। पर जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं तुरंत आ गया आपसे मिलने, और देखिए आपके लिए फूल भी लाया हूँ। इतना बोलकर वे निशांत के आगे गुलदस्ता बढ़ा देता है। निशांत उसके हाथ से फूल का गुलदस्ता लेकर फेंकते हुए गुस्से में बोलता है, साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक आ गया। चल निकल यहाँ से, और मुझे तेरा कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। एक तो तेरे कारण मुझे पुलिस वाले उठा कर ले गए। तूने ही उनसे कहा था मुझे मारने के लिए, और अब नाटक कर रहा है। चल जा यहाँ से अपने लोगों को लेकर, और अगर दोबारा अपना चेहरा दिखाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोनित निशांत की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, साले, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना मार खाया है तूने, यहाँ तक कि तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, पर फिर भी तेरा ये तेवर कम नहीं हुआ ना। अभी भी मुझसे आंखें दिखाकर बात कर रहा है। भूल मत, अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे इसी हॉस्पिटल में अभी मरवा सकता हूँ, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शरीफ तरीके से बात कर रहा हूँ तो शराफत रास नहीं आ रही है ना तुझे? इतना बोलकर वे निशांत का गला पकड़ लेता है। तभी श्रेया उसका हाथ निशांत के गले से हटाती है और उसके गालों पर एक तमाचा जड़ देती है। रोनित के आदमी ये देखकर अपनी अपनी गल निकाल देते हैं। रोनित भी अपना हाथ अपने गाल पर रखकर श्रेया को गुस्से में देखने लगता है। श्रेया उसे गुस्से में उंगली दिखाकर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई से इस तरीके से बात करने की? और क्या सोचकर तू यहाँ हॉस्पिटल में आया है? चल निकल यहाँ से, वरना मार मार कर तुझे इसी हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दूंगी, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? रोनित श्रेया की बात सुनकर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ देता है। ये देखकर नीलम और देवकी जी उसकी तरफ आने लगती हैं, पर रोनित के आदमी उन दोनों के सर पर गन पॉइंट करते हुए उन्हें रोक देते हैं। निशांत भी उठने की कोशिश करने लगता है, पर उसे बहुत ही चोट आई थी, इसलिए वे उठ नहीं पा रहा था। वे गुस्से में बोलता है, रोनित, छोड़ मेरी बहन को, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। रोनित गुस्से में बोलता है, बहुत प्यार से समझा लिया तुम लोगों को, पर तुम दोनों भाई बहन को प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है। तुम दोनों हर वक्त मेरी बेइज्जती करते हो। फिर श्रेया की तरफ देखकर बोलता है, और तू बहुत जुबान चला रही है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया, पर अब नहीं। फिर अपने आदमियों से बोलता है, इन सबको ले जाओ और अड्डे पर ले जाकर के बांध देना, और इस श्रेया को तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज रात को हमारी शादी होगी। रोनित के आदमी नीलम जी,
देवकी जी और निशांत को वहां से ले जाने लगते हैं। श्रेया रोनित को धक्का दे देती है और तुरंत कमरे के बाहर आकर रुद्र के गार्ड को आवाज लगाती है, पर वे ये देखकर हैरान हो जाती है कि बाहर एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। तभी रोनित भी पीछे से बाहर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलता है, चल अब मेरे साथ। ये बोलकर वे श्रेया को भी अपने साथ ले जाता है। आधे घंटे के बाद रोनित की कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। रोनित कार से निकलकर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार से निकालकर बंगले के अंदर ले जाने लगता है। उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे और उन्हें ही देख रहे थे। श्रेया उससे गुस्से में बोलती है, रोनित, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। तू नहीं जानता कि तू अपने साथ अपनी मौत को ले जा रहा है। देख, अभी भी तेरे पास वक्त है। मुझे छोड़ दे और मेरे परिवार को भी, वरना बहुत ही बुरी मौत मरेगा। रोनित उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे घसीटते हुए अपने कमरे के अंदर ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। श्रेया डर से पीछे की तरफ खिसकने लगती है। रोनित उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, तू मेरी मौत की चिंता मत कर, अपने बारे में सोच कि तेरा क्या होगा। आज रात को हमारी शादी है, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी तुझे अपनी कैद में रखने वाला हूँ। तेरे अंदर बहुत गर्मी है ना, एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा कि तुझे खुद से नफरत होने लगेगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति रुद्र प्रताप सिंह है, दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन। तूने शायद उनका नाम सुना होगा और ये भी जानता होगा कि वे कैसे इंसान है। अब तक तूने पता भी चल गया होगा कि तू मुझे यहाँ अपने साथ अपने बंगले पर ले आया है। अब तू सोच, वे तेरे साथ क्या करेंगे। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मुझे बुरी तरीके से छुए। अब तो तड़प तड़प कर मरेगा। रुद्र का नाम सुनकर रोनित भी एक पल के लिए डर से अंदर तक कांप जाता है। वे कुछ सोचने लगता है, फिर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वे श्रेया के पास आकर उसका बाल पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? वे रुद्र प्रताप सिंह तुझसे शादी करेगा। तू जानती भी है रुद्र प्रताप सिंह को। वे तुझ जैसे दो कौड़ी की लड़की से बात तो छोड़ो, देखना तक पसंद नहीं करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तू भी दिल्ली में रहती है, पर तू वहाँ पढ़ाई करने गई थी। ये तो मैंने पहली बार सुना कि तूने वहाँ रुद्र प्रताप सिंह से शादी कर लिया है और उसकी पत्नी है। इतना बड़ा झूठ तू सोचती है कि मैं मान लूंगा? कभी नहीं। श्रेया भी उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से जाने दे, वरना रुद्र प्रताप सिंह, मेरे पति, तुझे दर्दनाक मौत देंगे। रोनित ये सुनकर उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे श्रेया बेड पर गिर जाती है। रोनित अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत सुन लिया मैंने तेरी बकवास। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। थोड़ी देर में मैं लड़कियों को भेज रहा हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। चुपचाप से बिना नखरे किए मेहंदी लगवा लेना। कोई भी होशियारी मत करना, वरना सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। इतना बोलकर वे कमरे से बाहर चला गया। श्रेया की आंखें नम हो जाती है। वे अपनी आंखें बंद करके बोलती है, रुद्र, जल्दी से आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज रुद्र। कुछ देर के बाद कुछ लड़कियां कमरे के अंदर आती है। श्रेया बेड पर बैठी हुई थी। वे लड़कियां श्रेया के सामने आकर बैठ जाती हैं और उससे बोलती हैं, मैम अपना हाथ आगे कीजिए, हमें मेहंदी लगाना है। श्रेया बोलती है, क्या मुझे तुम लोगों का मोबाइल मिल सकता है? वे लड़कियां श्रेया की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं। एक लड़की श्रेया से बोलती है, सॉरी मैडम, यहाँ आने से पहले हमसे हमारा मोबाइल ले लिया गया और ये कहा गया है कि जब वापस जाएंगे तो हमें मोबाइल दे दिया जाएगा। हमारे पास अभी मोबाइल नहीं है। श्रेया उनकी ये बात सुनकर बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, क्योंकि अगर वे रोनित की बात नहीं मानती तो रोनित उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता था। थोड़ी देर के बाद श्रेया के हाथों में मेहंदी लग जाती है। वे लड़कियां फिर कमरे के बाहर आती हैं। रोनित उन्हें पैसा देता है और कमरे के अंदर आकर कमरे का दरवाजा लगा देता है। श्रेया उसे गुस्से में देख रही थी। रोनित उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है तुम्हारे इन हाथों में, और इसमें मेरा नाम कितना प्यारा लग रहा है ना। श्रेया उसे कुछ नहीं बोलती और अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेती है। रोनित फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ता है
पर श्रेया अपना हाथ झटक देती है। रोनित ये देखकर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अभी जितना नखरा दिखाना है दिखा लो, बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। श्रेया उसकी तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है अभी। रोनित बेड पर लेटते हुए बोलता है, अभी नहीं जान, अभी रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ, कल शादी में वे लोग आ जाएंगे, तब देख लेना और मिल भी लेना, क्योंकि फिर उसके बाद मैं तुम्हें उनसे कभी मिलने नहीं दूंगा। चलो अब आओ सो जाओ। इतना बोलकर वे अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया उसकी तरफ देखती है। रोनित गहरी नींद में सो चुका था। श्रेया जल्दी से दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने का ट्राई करने लगती है, पर दरवाजा पासवर्ड से लॉक था। श्रेया ये देखकर गुस्से में रोनित की तरफ देखती है। उसका मन कर रहा था कि वे नींद में ही उसे मार दे, पर वे ऐसा नहीं कर सकती थी। वे फिर पासवर्ड टाइप करने लगती है, पर पासवर्ड गलत टाइप करने के कारण सायरन बजने लगता है। श्रेया सायरन की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वे और पासवर्ड ट्राई करने लगती है। वे जितनी बार गलत पासवर्ड ट्राई कर रही थी, सायरन की आवाज उतनी ही बढ़ती चली जा रही थी। तभी रोनित की नींद खुल जाती है। वे गुस्से में उसकी तरफ देखता है और फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया भी उसे गुस्से में देखती है और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। रोनित गुस्से में बोलता है, कहाँ भाग रही थी, नहीं खुलेगा दरवाजा जब तक मैं न चाहूं। इतना बोलकर वे उसे खींचते हुए बेड के पास लाकर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। श्रेया उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर रोनित ने उसे मजबूती से पकड़ कर रखा था। श्रेया अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूसरे साइड धक्का दे देती है। रोनित उसके बगल में लेटकर हंसते हुए बोलता है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर दोबारा भागने की कोशिश की ना तो शादी से पहले ही सुहाग रात मना लूंगा और फिर तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगी। चलो अब चुपचाप से सो जाओ, कल सुबह शादी है हमारी। इतना बोलकर वे अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया भी उठकर बैठ जाती है। वे उसे गुस्से में देख रही थी। वे फिर जल्दी से बेड से उतरकर कमरे में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। उसे बहुत ही टेंशन होने लगी थी कि वे वहां से आखिर कैसे निकलेगी। सुबह का समय। रोनित की सुबह जल्दी नींद खुलती है। वे अपने बगल में देखता है, पर उसके बेड पर श्रेया नहीं थी। वे फिर सामने सोफे की तरफ देखता है। श्रेया बैठे बैठे ही अपना सर सोफे पर टिकाकर सो गई थी। रोनित धीरे से बेड से उतरकर उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। श्रेया सोते समय बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। रोनित फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगता है। किसी के छूने के एहसास से ही श्रेया झटके से अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती है और रोनित को अपने इतने पास देखकर वे उसे धक्का दे देती है, जिससे रोनित पीछे की तरफ हट जाता है। श्रेया गुस्से में उसे उंगली दिखाकर बोलती है, खबरदार, जो मुझे छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोनित उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, फिर रिलैक्स, नहीं छू रहा हूं तुम्हें। मैंने कहा तो है कि जब तक शादी नहीं हो जाएगी तुम्हें मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन शादी के बाद तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, ये बात याद रखना। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना तुम कि मैं क्या करूंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है। रोनित बोलता है, मिल लेना, तुम्हारा परिवार कहीं भागा नहीं जा रहा है। पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं लड़कियों को भेजता हूँ तुम्हें तैयार करने के लिए। तैयार होकर मेरी दुल्हन बनकर जल्दी से बाहर आ जाओ। इतना बोलकर वे कमरे के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रेया का मन बेचैन हो उठता है, क्योंकि वे रुद्र के पास कैसे भी करके संदेश पहुंचाना चाहती थी कि वे मुसीबत में है। इधर रोनित अपने बंगले के पीछे बने एक कॉटेज के अंदर आता है, जहां उसमें आदमी मौजूद थे। रोनित अपने आदमियों को देखता है और एक कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर नीलम, निशांत और देवकी जी को बांध कर रखा गया था। रोनित उन सबको देखकर हंसते हुए बोलता है, कैसे हो आप तीनों, रात को अच्छी नींद आई ना? निशांत उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी बहन कहाँ है? मेरे हाथ खोल तू एक बार, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रोनित उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, साले साहब, एक तो तुम्हें पहले ही चोट लगी हुई है और ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं। देखो, चुपचाप से बैठे हो ना तो बैठे रहो, वरना चलने लायक भी नहीं रहोगे। इतना मार मारूंगा ना कि जो बची हुई हड्डी है ना वे भी टूट जाएगी। और रही तुम्हारी बहन, तो वह बिल्कुल सुरक्षित है मेरे पास, उसे कुछ नहीं किया है मैंने। मैं तुम लोगों को तो ये बोलने आया था
कि अभी थोड़ी देर में मेरी और श्रेया की शादी होने वाली है, इसलिए तुम तीनों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद से तुम लोग फिर अपनी श्रेया को दोबारा नहीं देख पाओगे। देवकी जी रोते हुए बोलती हैं, रोनित बेटा, तुम्हारे पापा और मेरे पति बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे चाहते थे कि तुम्हारी और श्रेया की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हो, पर तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे तुम मेरी बच्ची से शादी नहीं कर सकते। रोनित देवकी जी की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोलता है, मैं भी यही चाहता था कि मेरी और श्रेया की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हो, पर आपकी बेटी, वे जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है, और आपका ये बेटा, ये भी मुझे धमकी देता रहता है। क्या हो गया? अगर 2-3 बार जेल चला गया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? हर वक्त तुम लोग मुझे नीचा दिखाते रहते हो। जब भी तुम लोगों से अच्छे से बात करता था, पर नहीं, तुम लोगों को तो मेरी बात समझ नहीं आती थी ना, तो अब भुगतो। अब तो मैं इसी तरीके से शादी करूंगा और फिर उसे और तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। इतना बोलकर रोनित वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वे खुद को आईने में देखती है। वे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे फिर वे पल याद आ जाता है जब उसकी शादी रुद्र से हुई थी। उस समय वे शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वे अपनी दोस्त के लिए रुद्र की शादी में गई थी, पर गलती से रुद्र से उसकी शादी हो गई थी, जिस कारण वे तरीका खोज रही थी रुद्र से अलग होने का। पर आज उसे रुद्र की बहुत ही याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि रुद्र उसके पास आ जाए और वे उसके सीने से जाकर लग जाए, क्योंकि उसकी बाहों में श्रेया को सुकून महसूस होता था। वे रुद्र के अलावा किसी और की पत्नी नहीं बनना चाहती थी। तब एक आवाज आती है, श्रेया। श्रेया आवाज सुनकर पीछे पलटकर देखती है। उसके पीछे रुद्र खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। श्रेया की आंखें भर आती है। रुद्र को देखकर वे उसके पास भागकर जाती है और उसके गले से लग जाती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है।